जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल रोहित जी के कैरियर में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे, चंपारण सत्याग्रह। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास से, ठीक है। और छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। तो सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ कहाँ? बिहार में होता है, ठीक है। और भारत में गांधी जी की ये सबसे पहली सत्याग्रह होती है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम गांधी जी के साथ ही, ठीक है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। इससे पहले वो कहां पर थे? साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। इनके एक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्हीं ने, गोपाल कृष्ण गोखले ही इनको आमंत्रण पत्र भेजते हैं कि आप आइए, भारत में भी सत्याग्रह करिए, ठीक है। गांधी जी ऐसा नहीं है कि पहला सत्याग्रह भारत में ही किए थे। गांधी जी भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह कर चुके थे और वहां पर भी सत्याग्रह सक्सेसफुल साबित हुआ था, ठीक है। जैसे कि 1906 में इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह अपना किया था, ठीक है। और किसके खिलाफ किया था? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंगों का जो भेदभाव किया जाता था साउथ अफ्रीका में, उसी के खिलाफ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था और सबसे सफल साबित हुआ था वो सत्याग्रह। इसी को देख करके जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने भी इनको निमंत्रण दिया कि आप अब भारत आइए, आपको भारत की जरूरत है, अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप आइए भारत के अंदर और यहां भी सत्याग्रह करिए। तो 9 जनवरी 1915 को भारत में वापस आ जाते हैं गांधी जी। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको समझाया कि आते ही आप सत्याग्रह चालू नहीं कर दीजिएगा, आते ही सत्याग्रह चालू नहीं करना, पहले आप पूरे देश का भ्रमण करिए। पूरे देश का जब भ्रमण कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में क्या क्या समस्याएं हैं, किनको किस चीज की समस्या है, ये सब चीज आपको पता चलेगी। उसके बाद आप उस समस्या पर सत्याग्रह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने इनको समझाया। हालांकि 1915 में जब गांधी जी आते हैं, उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1916 में एक आंदोलन होता है, होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन होता है। एनी बेसेंट होती है इसकी क्या कर रही थी? होम रूल आंदोलन की लीड कर रही थी एनी बेसेंट। उसके बाद से 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया। 1918 में 3 सत्याग्रह किया जाता है गांधी जी के द्वारा शुरुआती दौर में, और तीनों का तीनों जो सत्याग्रह होता है वो सक्सेसफुल साबित होता है, सफल साबित होता है गांधी जी का, ठीक है। तो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया गया, दूसरा अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन के लिए किया गया, ठीक है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया। देखिए 2 सत्याग्रह किसानों के लिए किया गया और 1 सत्याग्रह मजदूर, मिल मजदूरों के लिए किया गया। इसके कारण से क्या होता है? गांधी जी के फॉलोअर बढ़ जाते हैं, गांधी जी के चाहने वाले लोग भारत में बढ़ जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में आए थे, इनको कोई नहीं जान रहा था, लेकिन जैसे ही पहला सत्याग्रह इनका सफल साबित हुआ, चंपारण सत्याग्रह सफल साबित हुआ, इनके फॉलोअर बढ़ गए। फॉलोअर कौन लोग हो जाएंगे? किसान लोग इनके फॉलोअर हो गए। दूसरा सत्याग्रह मिल मजदूरों के सफल साबित हुआ, मिल मजदूर आंदोलन सफल साबित हुआ, तो मिल मजदूर यानी कि इंडिया के जितने भी मजदूर थे सब इनके फॉलोअर हो गए, ठीक है। इस तरीके से बाद में इन्होंने मुसलमानों को भी अपने पक्ष में कर लिया खिलाफत आंदोलन के समय में। तो अपनी पॉपुलैरिटी इन्होंने शुरुआत में क्या की? गेन की सत्याग्रह को करके, ठीक है। तो चलिए हमको इस वीडियो में पढ़ना है चंपारण सत्याग्रह। देखिए चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले तो हुआ क्यों? भारत के अंदर बात है 1830, 1813। कब की बात है? 1813 की बात है। इस समय से भारत में क्या हो रहा है? भारत में नील की खेती, नील का उत्पादन बढ़ जाता है। नील की उत्पादन क्या होती है? बढ़ जाती है। बागान मालिक जो है भारत के अंदर क्या करते हैं? यहां पर बिहार में और भी बहुत सारे जगहों पर व्यापार करने लगते हैं, नील का खेती करवाने लगते हैं। देखिए नील की खेती जो होती है ये बुरी इसीलिए है क्योंकि इसके कारण से क्या होता है? जो उपजाऊ जमीन है वो क्या होता है? खराब होने लगती है। तो शुरुआत में जब नए नए आए अंग्रेज और कहे कि नील की खेती करिए, तो लोग करने लगे।
अब जैसे ही लोग नील की खेती करने लगे, फार्मर किसान लोग नील की खेती करने लगे, ये देखा गया कि कुछ सालों में उस जमीन की जो उर्वरता है या फिर उस जमीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ करने की क्षमता है फसल का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जिसके कारण से कोई भी किसान ये नहीं चाह रहा था कि वो नील की खेती करे। लेकिन हंटर की जोर पर जबरदस्ती इनको नील की खेती करवाया जा रहा था। ठीक है, अब देखिए तो कहां पर यह चंपारण सत्याग्रह हुआ? चंपारण सत्याग्रह भारत के बिहार राज्य में है। ठीक है, और वहीं पर यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया। चंपारण बिहार के कौन से डिवीजन में है? तो तिरहुत डिवीजन है। ठीक है, बिहार जो है बहुत सारे डिवीजन में बटा हुआ है, 7 से 8 डिवीजन में बटा हुआ है। तो उसी तरीके से चंपारण किस डिवीजन में है? तो तिरहुत डिवीजन में है चंपारण। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। आपने पढ़ा होगा खादर, भांगड़, तराई, भाबर, तो तराई क्षेत्र पड़ता है आपका ये चंपारण। अब देखिए बिहार में किसानों की आखिरकार समस्या क्या थी? ठीक है, मेन तो यही है प्रॉब्लम के कारण ही क्या हुआ, वहां पर सॉल्यूशन निकला चंपारण सत्याग्रह। तो प्रॉब्लम आखिर थी क्या? तो बिहार में एक प्रथा थी जो बागान मालिकों के द्वारा यहां पर थोपा गया था। यहां के लोग चूंकि शुरुआत में नील की खेती नहीं करते थे, अनाजों की खेती करते थे, तो जो बागान मालिक जब आए तो इन्होंने एक नियम लेकर के आया, 3 कठिया प्रणाली या फिर कह सकते हैं 3 कठिया प्रथा लेकर के आए बागान मालिक। 3 कठिया प्रथा क्या है कि जी जो भी किसान जिनके पास जमीन है 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा जमीन में से कम उसके ऊपर 3 कट्ठा के ऊपर क्या करना पड़ेगा? आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, 40 कट्ठा है तो उसमें 6 कट्ठा जमीन पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। तो हर एक 20 कट्ठे जमीन पे 20 कट्ठे पे 3 कट्ठा जमीन पे आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नील की खेती करना है तो उसको कोई कम उपजाऊ वाला जमीन पर कर दे, नहीं, जो सबसे उपजाऊ जमीन है आपकी उसी पर क्या करना होगा आपको? उसी 3 कट्ठा जमीन पर आपको खेती करना होगा, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, उत्पादन ज्यादा हो सके और प्रॉफिट जो मालिक हैं, बागान मालिक हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो बिहार में एक प्रथा चालू थी 3 कठिया प्रथा, यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा? आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। और कौन सी जमीन? जो सबसे उपजाऊ जमीन है आपकी, उस जमीन पर खेती करनी होगी। ठीक है, 3 कठिया पदवस्ती से अगर आपको छुटकारा पाना है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई किसान है, हम नहीं करेंगे खेती, तो अगर आपको उससे छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए एक अलग कानून था, लगान कानून। ठीक है, कहे कि छुटकारा पाने के लिए अगर आपको क्या करना है, 3 कट्ठा पर आप नील नहीं खेती करना चाहते हैं, आप अपना अनाज उगाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता था, जो बागान मालिक थे वो कहे कि आप पर क्या लगेगा? लगान लगेगा, यानी कि टैक्स लगेगा। यानी कि वो लोग मनमाना अब टैक्स लेंगे, जितना उसका मन चाहेगा उतना क्या करेंगे? टैक्स आपसे लेंगे। तो 3 कठिया प्रणाली से अगर आप क्या चाहते हैं? छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? लगान देना पड़ेगा, यानी कर देना पड़ेगा। वो भी मनमाना, जितना उसका मन करेगा उतना वो टैक्स लेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया 3 कट्ठा पर खेती नहीं कर ले। तो देखिए, तो ये चीज थी। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही 19वीं सदी खत्म होने लगती है, 19वीं सदी जब खत्म होने लगती है तो केमिकल जो रंग होते हैं, आखिरकार ये नील की खेती होती क्यों थी? नील की खेती इसीलिए होती थी, एक तरीके का डाई का काम करता था, कलर का काम करता था, कपड़ों में रंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 19वीं सदी के खत्म होते होते तक केमिकल कलर का खोज हो चुका था, यानी कि केमिकल से रंग बनाए जाने लगे अब। ठीक है, तो कृत्रिम रंग यानी केमिकल से अब रंग बनाए जाने लगे, उसकी खोज हो चुकी थी, जिसके कारण से अब मांग क्या हो जाएगी? नील की मांग बढ़ेगी कि घट जाएगी? नील की मांग घट जाएगी। उसी तरीके से तो जब केमिकल रंग खोज लिया गया, पहले केमिकल रंग नहीं था तो नील की मांग बहुत ज्यादा थी, अब केमिकल रंग खोज लिया गया तो नील की मांग क्या हो गई? कम हो गई, जिसके कारण से जो नील बागान के मालिक थे, जो नील की खेती करते थे या खेती करवाते थे, तो उनकी क्या हो गई? उनको लॉस का सामना करना पड़ा। या फिर जहां पे जिस कारखाना पे नील बनता था, तो जहां पे जिस कारखाना में नील बनता था उसको भी क्या करना पड़ेगा? अब नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो नील बागान के मालिक
कारखाना के मालिक, इन सभी को नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि केमिकल रंग का खोज हो चुका था। और केमिकल रंग के खोज हो जाने के कारण से नील की खेती क्या हो गई, कम हो गई। नील की खेती की जो मांग है, डिमांड है मार्केट में, वो कम हो जाती है। तो इन सबको नुकसान का सामना करना पड़ा। अब इन सबको किसी तरीके से छुटकारा पाना था कि अब किसी भी तरीके से फैक्ट्री बंद कर, अब फैक्ट्री तो बंद करने की नौबत आ गई, क्योंकि डिमांड नहीं है उस चीज की, तो फैक्ट्री बंद करने की नौबत आ गई। तो किसान भी छुटकारा पाना चाहते थे कि नील की खेती हम नहीं करेंगे। इससे क्या होती है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी की जो उत्पादन करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ये किसान भी छुटकारा पाना चाहते थे नील से, और अब कारखाना के जो मालिक थे ये भी छुटकारा पाना चाहते थे कि अब नील जो है नहीं बेचेंगे, कोई हमको फायदा नहीं हो रहा है। तो दोनों छुटकारा पाना चाहते थे। तो अब क्या होगा कि नील से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बागान के मालिक को भी होता है और कारखाना के मालिक को भी होता है, जिसके कारण से अपना नुकसान, कारखाना के मालिक का जो नुकसान हुआ, वो अपना नुकसान का भरपाई करने के लिए इन्होंने कहा कि आपको हम क्या करेंगे, आपको हम क्या करेंगे, ये जो आपको मुक्त तभी करेंगे जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर देना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तीन कठिया प्रद्वती से अगर मुक्ति पाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, टैक्स दीजिए, ताकि ये लोग का जो नुकसान हुआ है उसका क्या हो सके, भरपाई हो सके। अब यहां पर देखिएगा कि किसान को भी यहां से मुक्ति पाना था कि नील की खेती नहीं करेंगे, कारखाना मालिक को भी मुक्ति पाना था। तो दोनों अपने अपने रास्ते, आप अपना रास्ता, आप नहीं हमसे खेती करवाइए जबरदस्ती और हम ना करेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि कारखाना मालिक ने कहा कि आपको अगर खेती नहीं करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यानी कि अपनी नुकसान किससे भरपाई करवाना चाहते थे, ये किसान से अपनी भरपाई करवाना चाहते थे। दोस्तों, लखनऊ अधिवेशन होती है 1916 में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन यानी कि कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, इसमें गांधी जी भी, महात्मा गांधी जी भी क्या थे, उपस्थित थे। इसके साथ ही साथ बिहार के चंपारण यानी कि बेतिया से एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और ये किस लिए आए थे, ये गांधी जी को निमंत्रण देने के लिए आए थे। बिहार की समस्या को लेकर के आए थे कि बिहार में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, बिहार में जो किसान है उनके ऊपर शोषण किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, नील की खेती के लिए शोषण किया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम बताए गांधी जी को कि जो मिल मालिक है या फिर कारखाना मालिक है, मिल बागान के जो लोग हैं, वो लोग किसानों पर जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, उनसे टैक्स वसूल कर रहे हैं, जिसके कारण से गांधी जी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं कि हम आएंगे जरूर चंपारण और वहां पे अपना सत्याग्रह जरूर करेंगे। इसके बाद गांधी जी 1917 में बिहार पहुंचते हैं, मोतिहारी में। तभी वहां के जो कमिश्नर होते हैं, तिरहुट जिला के, तिरहुट डिवीजन के जो कमिश्नर होते हैं, वो उनको गांधी जी को रोक देते हैं, कहते हैं कि आप यहां पर क्यों आए हैं, आप वापस चले जाइए, आपका यहां पर कोई काम नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि हम यहां पर कोई असंवैधानिक कार्य करने नहीं आए हैं, हम जो है लोगों के हित के लिए आए हैं। ठीक है, लोगों का क्या हित है उस चीज के लिए आए हैं, और हम यहां से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है। तो गांधी जी ने यहां पर फिर सत्याग्रह किया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिरकार किसानों की चंपारण में समस्या क्या थी और गांधी जी वहां पर क्यों आते हैं, उनको निमंत्रण कौन भेजते हैं, इन सभी चीजों को जाना। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा किया जाता है, क्या वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ और कौन कौन देते हैं, ये सभी चीज जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।